तो इसका एक्ट देखा हमने, एक्ट नंबर 12, इस एक्सटेंट, ये राज्य का एक्ट है, तो इसका जो एक्सटेंट है ये मध्य प्रदेश में ही रहेगा, है ना, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद इसको जो एसेंट मिली हमने देख लिया 15 सितंबर 1959 को मिली। और मैं इसमें थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और हमें 264 सेक्शंस खत्म कर रहे हैं, है ना। और मैंने आपको स्कीम बता दी है, और जो जो चीजें कहीं टेक्निकल वर्ड्स आएंगे वो मैं डील करूंगा, तो ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर कहीं भी कोई भी डाउट होता है या कुछ भी ऐसा लगता है कि फास्ट ज्यादा जा रहा है, तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा, है ना, या बोल ही दीजिएगा, वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हैंड रेज करते हैं तो कई बार स्किप हो जाता है, तो आप बोल दीजिएगा कि ये चीजें समझ में नहीं आई, वो ज्यादा बेटर है ना। तो हम देखते हैं अब शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, है ना। तो शॉर्ट टाइटल तो क्या होता है, नाम होता है, तो ये शॉर्ट टाइटल ये कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्ट का नाम, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959, ये हो गया शॉर्ट टाइटल। एक्सटेंड मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कमेंसमेंट मैंने आपको बता दिया किस दिन कमेंस हुआ। इसके बाद इसमें और कुछ नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो होता है डेफिनेशन सेक्शन, किसी भी एक्ट का डेफिनेशन सेक्शन, क्योंकि इससे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से जरूरी होता है, क्योंकि आप जब भी मेंस में कोई भी आंसर राइटिंग करेंगे तो विदाउट डेफिनेशन आप आंसर स्टार्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आबादी के ऊपर प्रश्न पूछा कि आबादी के बारे में प्रोविजन लिखिए, तो आप आबादी का 243 ये सारी चीजें बाद में लिखेंगे, 243 244 ये सारी चीजें बाद में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आबादी की डेफिनेशन लिखनी होगी। तो इस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो ही गया। अब प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न पूछता है, प्रीलिम्स में बोलता है कि आबादी की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी हुई है, इसकी डेफिनेशन कहां दी हुई है, और कभी कभी उसमें जैसे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है उनके बारे में पूछ लेगा, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो हम आबादी देखते हैं, आबादी होती क्या है। तो आबादी मींस एन एरिया रिजर्व फ्रॉम टाइम टू टाइम इन विलेज। पहला क्वेश्चन यही बन रहा है, प्रश्न पूछेगा कि आबादी कहां होता है, तो आबादी अर्बन एरिया बोल देगा या विलेज एरिया बोल देगा, तो आपको विलेज याद रखना है, ठीक है। अब विलेज फॉर द रेसिडेंस ऑफ द इनहेबिटेंट्स, आबादी जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, आबादी तो ये रेसिडेंट्स जो वहां के लोग हैं उनके रेसिडेंस के लिए कोई भी निर्धारित की जाती है उसको आबादी बोलते हैं। किधर, विलेज में, गांव में लोगों के लिए अगर कोई भी प्लेस निर्धारित किया जाता है, ठीक है, किस लिए, उनके रहवास के लिए, उनके रहने के लिए, तो उसको आबादी बोलते हैं। अब आबादी में क्या दो चीजें आती हैं, आबादी में विलेज साइट और गव स्थान भी आता है, ये दो शब्द आपको याद रखने हैं, कई बार पूछ लेता है कि आबादी में क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसमें बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कुछ ऐसा ज्यादा जरूर देखने की वो नहीं है कि इसमें बहुत दिमाग लगाना है। हिंदी में भी देख लेते हैं थोड़ा। आबादी से अभिप्रेत है कि किसी ग्राम में उसके निवासियों के लिए, निवास के लिए, ठीक है, वहां के जो निवासी हैं उनके निवास के लिए, या उससे अनुषांगिक प्रयोजन के लिए, मतलब उससे जुड़े हुए प्रयोजन के लिए समय समय पर आरक्षित क्षेत्र, और इस अभिव्यक्ति के किसी अन्य साजातीय रूप मत जैसे ग्राम स्थल और गांव स्थान। तो ये आपको दो चीजें और याद रखनी है कि आबादी के अंदर में ये भी आते हैं, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरी डेफिनेशन की ओर। एग्रीकल्चर, जो ये एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है ये कई बार मेंस में पूछी गई है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें 5 पॉइंट है ना। तो जब भी आप कोई भी ऐसी चीज पढ़िए कि जो मेंस के हिसाब से, तो उसका पॉइंट याद कर लीजिए कि कितने पॉइंट्स में है, उससे आपको एक दिमाग में बैठा रहेगा कि 5 पॉइंट तो लिखने ही है, और आपने मान लीजिए 3-4 याद आ रहे हैं, है ना, तो एक दिमाग में अगर बैक से दिमाग में आया कि भैया 2 पॉइंट और छूट रहे हैं, तो आपको रिमेंबर करने में वही मदद मिलेगी। तो ऐसा एग्जाम में याद ही नहीं रहेगा कि भैया हाँ 3 पॉइंट लेके आ गया, उसी में आपको लग रहा है कि हमने पूरा आंसर लिख दिया, तो ऐसा ध्यान में रखिएगा कितने पॉइंट हैं उसमें, है ना। तो इसमें 5 पॉइंट है टोटल। अब एग्रीकल्चर इंक्लूड्स द रेजिंग ऑफ एनुअल पीरियोडिकल क्रॉप्स, ठीक है, इंक्लूडिंग बीटल लीव, पान एंड वाटर नट्स। वाटर नट्स किसको बोलते हैं, सिंघाड़े को बोलते हैं। एंड गोल्डन गार्डन प्रोड्यूस, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि क्या क्या चीजें आती हैं इसमें। द रेजिंग ऑफ एनुअल पीरियोडिकल क्रॉप इंक्लूडिंग बीटल लीव, पान, वाटर नट्स एंड गार्डन प्रोड्यूस। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर में आती है। इसके बाद प्लांटिंग एंड अपकीपिंग ऑफ ऑर्कार्ड, ठीक है। इसके बाद रिजर्विंग ऑफ लैंड फॉर फॉर्डर ग्रेजिंग और थेचिंग ग्रास। आपको कुछ नहीं करना, ये सारी चीजें रिवाइज करनी है, इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट तो है नहीं, है ना। क्योंकि एग्जाम में 5 में से कोई भी 4 पॉइंट दे देगा या 3 पॉइंट दे देगा, एक दूसरी कुछ अलग चीज दे देगा, उसके बाद पूछ लेगा कि एग्रीकल्चर में है कि नहीं है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है, इसमें आप देखिए द यूज ऑफ लैंड फॉर द पोल्ट्री, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री इन
an area situated more than 5 kilometers away from the periphery of urban area। ये वर्ड आप याद रखिएगा, यहां पास कई बार 10 किलोमीटर कर देता है, कई बार 50 कर देगा। तो आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर में अगर कोई अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया ध्यान रखिएगा, अर्बन एरिया से 5 किलोमीटर दूर की पेरीफेरी में, दैट मीन्स उसका जो एरिया है 5 किलोमीटर का जो डायमीटर है उससे दूर अगर कोई भी पोल्ट्री, फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री का कोई अगर चल रहा है, फार्म चल रहा है, तो वह एग्रीकल्चर में आएगा। तो पहला देखा कि एनुअल पीरियडिकल क्रॉप, दूसरा देखा हॉर्टिकल्चर, तीसरा देखा प्लांटिंग कीपिंग ऑफ ऑर्कार्ड, उसके बाद फॉडर, ग्रेजिंग और थैचिंग ग्रास, दैट मीन्स घास, ये सब के लिए, चरवाहे के लिए जो लैंड अलग से रिजर्व की जाती है वह, और इसके बाद पोल्ट्री, फिशरी, फार्म, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर में आती हैं। नाउ एग्रीकल्चर ईयर, एग्रीकल्चर ईयर मैंने आपको बता दिया शुरू में ही कि फर्स्ट डे ऑफ जुलाई एवरी ईयर और एनी अदर डेट एज नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो ये एग्रीकल्चर ईयर में आएगा। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, इसमें आपको पहली चीज याद रखनी है फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, इसके बाद याद रखना है 2C, है ना, क्योंकि प्रश्न बनेगा कि एग्रीकल्चर ईयर कहां दिया हुआ है, तो 2C में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप यहीं पास एक और चीज याद रख लीजिए कि रेवेन्यू ईयर कहां दिया हुआ है, तो वह 2V में दिया हुआ है ना। तो दो चीजें आप याद रख लीजिए, क्योंकि ऐसी चीजें में कंफ्यूज आएंगे, कहीं आप सी में लगाएंगे, तो ये सारी चीजें ध्यान दीजिए। इसके बाद डी, डेफिनेशन डी जो है वह बोर्ड के बारे में बताता है। बोर्ड क्या है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, है ना, सबसे जो ऊंची इकाई है, जो हम LRC पढ़ते हैं तो इसमें ऊंची जो सबसे अथॉरिटी है वह है बोर्ड ही है ना। बोर्ड का मैंने ऑफिस कल आपको बताया था, ऑफिस कहाँ है, ग्वालियर में है। रेवेन्यू ऑफिस जो है हेड ऑफिस वह ग्वालियर में है, आपको याद रखना है, ये भी एक MCQ का प्रश्न है डायरेक्ट। इसके बाद ई, बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पूछेगा कि बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट कहां दिया हुआ है, कहां डिफाइन है, तो आपको याद रखना है कि ई में 2E में डिफाइन है। प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरी डेफिनेशन इसकी याद रखनी होगी। पूरी डेफिनेशन क्या है, छोटी सी डेफिनेशन ले, लेकिन याद रख लीजिए 2 नंबर की पूछ लेगा, है ना, और आजकल डेफिनेशन पूछ ही रहा है, 4 डेफिनेशन पूछ लेंगे 2-2 नंबर से, तो ऐसा आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद देख लेते हैं बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट होता क्या है, मींस एनी पर्सन who cultivates land personally or who may reasonably be expected to cultivate personally। मतलब आपको याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति जो खुद से, है ना, पर्सनल उसमें स्वयं रूप से कल्टीवेट करता है, खेती करता है, तो वह बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट कहलाता है। नाउ 2F में डिफाइंड है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ इसमें कंसेप्ट नहीं है, बस आपको याद रख लेना कि 2F कोऑपरेटिव सोसाइटी कहां डिफाइन है, 2F में। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज। डेवलपमेंट प्लान की आप डेफिनेशन देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये नई डेफिनेशन जुड़ी है, कब जुड़ी है, 2018 में जुड़ी है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें डेवलपमेंट प्लान की डेफिनेशन किस पर्टिकुलर सेक्शन में दी गई है, तो 2F1 में डेवलपमेंट प्लान की डेफिनेशन दी गई है ना। इसके बाद ये आप देखिएगा डेवलपमेंट प्लान में एक चीज लिखा हुआ है कि इट शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट इन द मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, है ना। ये देखने की जरूरत इसलिए है, मान लीजिए प्रश्न पूछता है कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेवलपमेंट प्लान क्या है, और तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इस एक्ट के तहत डिफाइंड है ये डेवलपमेंट प्लान। लेकिन अगर मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अलावा कोई दूसरा एक्ट लिख दिया, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये चीजें ध्यान नहीं देते हम, ये बहुत ऐसा एक तो इनका नाम कठिन रहता है और दूसरी बात ध्यान भी नहीं देते, तो अगर कोई दूसरा भी एक्ट लिख दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ये एक्ट का नाम याद रख लीजिए कि डेवलपमेंट प्लान जो है किसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है और इन विच रेफरेंस इट हैज बीन डिफाइंड इन MPLRC एक्ट। तो किसके रेफरेंस में है, मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के रेफरेंस में डिफाइंड है डेवलपमेंट प्लान की में डिफाइंड है। नाउ मूविंग फर्दर, गवर्नमेंट फॉरेस्ट, गवर्नमेंट फॉरेस्ट कहीं भी पूछा नहीं गया है और इसकी डेफिनेशन भी ऐसा जरूरी नहीं है, बस देख लीजिए 2G में गवर्नमेंट फॉरेस्ट है। नाउ गवर्नमेंट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको याद रखना है इसको भी, ये भी एक रेफरेंडम डेफिनेशन है। दैट मींस रेफरेंडम डेफिनेशन मतलब यह यहाँ स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं है, लेकिन यह बताया गया है कि यह किस सेक्शन में डिफाइन की गई है। तो क्या बोलता है, मींस अ पर्सन होल्डिंग लैंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 181, मतलब वह व्यक्ति जो सेक्शन 181 के तहत स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लैंड जो है होल्ड करता है उसको गवर्नमेंट लीजी बोलते हैं। कहां डिफाइन है, 2H में। और गवर्नमेंट लीजी से भी मेंस के रेफरेंस में क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको
ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप इसको याद भी कर लीजिए और इसका सेक्शन भी याद रखे रहिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट के दोनों के हिसाब से बहुत जरूरी है ना। आप और एक और चीज करिएगा, क्या करिए कि जब भी आप डेफिनेशन जो देख रहे हैं ना, जहां मैं मेंस का हिसाब से बोल रहा हूं, तो उसको ना आप एम लिख लीजिए उसके बगल में, क्योंकि उसको आप देखिएगा, और एमपीएलआरसी में अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं तो वो स्कोर आपका बढ़ा देता है विदाउट, और ये सारी डेफिनेशन हर आंसर में आपके काम आएंगी। आप कोई भी आंसर स्टार्ट करेंगे एमपीएलआरसी का, तो अगर आप उसके पहले सिर्फ एक डेफिनेशन लिख देंगे, एक दो लाइन की रहती है, तो आपका मार्क्स एक दो नंबर आगे बढ़ जाएगा। तो आप ये चीजें याद रखिए ना। नाउ मूविंग फर्दर, 2i में डिफाइन holding means a parcel of land separately assessed to land revenue and held under a tenure। ठीक है, मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी है, मैं भूमि स्वामी हूं, भूमि स्वामी मान लीजिए एक मालिक हूं किसी भी जमीन का, और मेरे पास जो भी जमीन है वह होल्डिंग होगी। किसकी होल्डिंग होगी? मेरी होल्डिंग होगी, प्लस प्रोवाइडेड कि उसको लैंड रेवेन्यू के लिए एसेस किया गया हो, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, होल्डिंग क्या है? पार्सल ऑफ लैंड, एक लैंड का पार्सल है जो सेपरेटली अलग से एसेस किया गया है, किसके लिए? लैंड रेवेन्यू के लिए, है ना। इसके बाद इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें सेक्शन याद रख लीजिए कि किधर डिफाइन है, 2J में डिफाइन है इंप्रूवमेंट। अब इंप्रूवमेंट का जनरल मतलब पहले समझते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत ऐसा लंबी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसका जो स्पेसिफिक मतलब बता देता हूं। मान लीजिए कि कोई भी जमीन है और कोई भी भूमि है, तो उसमें इंप्रूवमेंट से क्या समझ रहे हैं? सुधार। अब उसमें मान लीजिए सुधार कैसे कर सकते हैं? उसमें इरिगेशन करके, उसमें नहर बना के, ठीक है, उसमें कुछ ऐसी सुविधाएं, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए उस जमीन की। तो किसी भी जमीन की जब प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं या उसकी उपयोगिता बढ़ाते हैं, तो उसको इंप्रूवमेंट बोलते हैं। ये बहुत सिंपल, जो अपन भाषा में समझे यही होता है ना। तो ये आप दिमाग में पहली चीज बैठा लीजिए। इसके बाद हम टेक्निकल चीजें देखते हैं, क्या होता है इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट मींस विथ रेफरेंस टू होल्डिंग एनी वर्क विच एड्स मटेरियल टू द वैल्यू ऑफ होल्डिंग। मतलब किसी भी जो भी भूमि है और होल्डिंग है, उसकी अगर वैल्यू को एडिशन करते हैं तो उसके इंप्रूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इंप्रूवमेंट कहेंगे कि इंप्रूवमेंट के तरीके क्या क्या लिखे हुए हैं? द कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक, टैंक बना के, वेल बना के, वाटर चैनल बना के, एम्बार्कमेंट बना के, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे मदद करती हैं? आप जाते होंगे या खेत गांव जाते होंगे, ठीक है, गांव नहीं जाते होंगे तो आप ट्रेन में निकलते होंगे, तो बगल में खेत, किसान, वो बहुत सारे खेत रहते हैं, तो आप देखे होंगे उसमें नहरें बनी होती हैं और ऐसा मेढ़ बनी होती है, मेढ़ बोलते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों की जाती हैं? ये इसलिए की जाती हैं क्योंकि उसमें पानी जमा हो, जब बरसात हो तो उसमें पानी जमा हो, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो ये सारी जो चीजें की जाती है किस लिए की जाती हैं? उसकी उपजायिकता बढ़ाने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो ये सारी चीजें इंप्रूवमेंट कहलाती है ना। दूसरी चीज देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क फॉर द ड्रेनेज ऑफ लैंड, है ना। मैंने आपको बताया कि ड्रेनेज सिस्टम को जो बनाते हैं वो भी उसमें इंप्रूवमेंट में आता है। नाउ द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड रिक्लेमिंग, क्लियरिंग और इंक्लोजिंग, लेवलिंग और टेरेसिंग ऑफ लैंड, ठीक है। क्या होता है, कई बार मृदा अपरदन होता है, मृदा की जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे जैसे मान लीजिए बरसात हो रही है, या नदी के किनारे के जो खेती भूमि होती है, वहां पास क्या होता है कि अगर बरसात होती है बहुत तेज, तो वो पूरी जमीन की जो उसकी मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, बह के चली जाती है। तो वहां किसान पेड़ लगा देते हैं। पेड़ लगाने से क्या होता है कि वहां की जो मिट्टी रहती है वो जुड़ी रहती है, बची रहती है। तो ये सारी चीजें भी इंप्रूवमेंट में आती है। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, अगर वहां कोई उपयोग के लिए कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है, ठीक है, होल्डिंग में, तो ये सारी चीजें इंप्रूवमेंट में आती हैं। अब आपको एक और चीज याद रखनी है, जो भी इंप्रूवमेंट के लिए काम किया जा रहा है वह, उसका नेचर क्या होना चाहिए? उसका नेचर होना चाहिए परमानेंट। परमानेंट हो या कुछ भी, तो वह इंप्रूवमेंट में आएगा। और अगर ऐसा कोई भी काम टेम्परेरी नेचर का है तो वह इंप्रूवमेंट में नहीं आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंप्रूवमेंट का इसलिए मैंने आपको डिटेल में थोड़ा समझा दिया, अभी तक मेंस में पूछा नहीं है पहली बात इंप्रूवमेंट, लेकिन यह पूछ सकता है क्योंकि ये एक अपने आप में अच्छा प्रश्न बन रहा है। तो आप उसको ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ भी लीजिएगा। इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के पूछ सकता है। आप रिपीटेटिव क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते हैं ना। 2K लैंड की डेफिनेशन है, ये बस इसमें यही पूछ सकता है कि कहां डिफाइन है। 2K में लैंड डिफाइन है। लैंड में सच मेरे को बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं कि क्या होता है ना। 2L में डिफाइंड है, लैंडलेस पर्सन। तो सिंपल सी चीज है, एल है, एल से आप समझ लीजिए लैंडलेस पर्सन है ना, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब कौन होता है ये व्यक्ति?
मीन्स अ पर्सन हु इज बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट एंड हु वेदर इंडिविजुअली और ज्वाइंटली विथ अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। आप समझिए, यहाँ दो बातें लिखी हुई, दो टर्म लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है इंडिविजुअली और दूसरा लिखा हुआ है ज्वाइंटली, मतलब वह अकेले या अपने कुटुंब के अन्य सदस्यों के साथ। ठीक है, तो कोई भी अगर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है, और नॉट लेस देन द एरिया विच में बी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। प्रिस्क्राइब मतलब स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता होगा, जो भी लिमिट एक तय करता होगा, उस पर्टिकुलर लिमिट से अगर कम किसी व्यक्ति के पास खुद के पास या अपने परिवार के साथ मिला के जमीन कम है, तो उसको लैंडलेस पर्सन बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक इसमें क्या है, वह स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगा। नाउ लैंड रिकॉर्ड देखते हैं, एम में डिफाइंड है लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स का मैंने आपको बताया था कल, क्या होता है, लैंड सर्वे किए, ठीक है, लैंड सर्वे कर लिया और सारा डिमार्केशन हो गया और म्यूटेशन प्रोसीडिंग हो गई, सब चीजें हो गई, राइट्स भी जनरेट हो गई, लेकिन ये मौखिक रूप से तो होंगे नहीं, यह डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होंगी, तो इनको लैंड रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद 2M1 क्या बोलता है, लैंड रेवेन्यू के बारे में बोलता है। आपको सेक्शन याद रखने रहा है और डेफिनेशन ऐसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लैंड रेवेन्यू की, लेकिन आप इसमें ये सेक्शन याद रख लीजिएगा कि किधर दिया हुआ है ना। इसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंगो ग्रोव इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेगा कि किधर दिया हुआ है, तो 2O में मैंग्रो ग्रोव की डेफिनेशन है ना। इसके बाद थोड़ा इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। मीन्स मैंगो ट्रीज प्लांटेड इन सच numbers that they preclude or when full grown are likely to preclude the land on which they stand or any major portion thereof from being used primarily for the purpose other than planting of trees। अब बता देता हूं क्या होता है। मान लीजिए कि कोई भूमि है, वहां मैंगो के मतलब आम के इतने, आम का बगान आप सुना होगा ना, आप आम के जो बगान होते हैं, तो यही है वो। ऐसा किसी भी भूमि में ऐसे बगान लगाए जाएं आम के कि वहां कोई और भी खेती दूसरे तरीके की ना की जा सके। ठीक है, और सिर्फ वह पर्टिकुलर होल्डिंग और लैंड जो है उसी काम के लिए यूज हो, दैट मीन्स बगान के लिए, मैंगो के जो बगान लगाए जाते हैं उसी के लिए यूज हो, तो उसको डिफाइन है, 2O में डिफाइन है। नाउ आगे बढ़ते हैं। मार्केट वैल्यू ऐसा जरूरी नहीं है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी नहीं है, नहीं पूछता है। औकार्ड की डेफिनेशन देख लीजिए कहां डिफाइन है, 2P में औकार्ड की डेफिनेशन डिफाइन है। फ्रूट ट्रीज जहां पास फलों का जो बगीचा होता है उसको बोलते हैं औकार्ड। ठीक है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद प्लॉट नंबर, यह भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, आप इसको बस पढ़ लीजिएगा। प्लॉट नंबर क्या होता है, मींस द नंबर असाइंड टू अ पोर्शन ऑफ लैंड फॉर्म इनटू और रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्लॉट नंबर। ठीक है, बिल्कुल कुछ जरूरी नहीं है, ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो बिल्कुल भी नहीं है ना, तो उस पर आपको ऐसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर से क्या डिफाइन है, रिकॉग्नाइज, है ना, तो इसमें भी ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना। इसके बाद रीजन्स, रीजन्स क्या है, क्या हुआ, जो आप आज मध्य प्रदेश देख रहे हैं, यह इसकी जो सीमा, इसका जो निर्धारण हुआ था, वह हुआ था एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। ये कब का एक्ट था, 1956। तो जो आप आज प्रेजेंट में मध्य प्रदेश देख रहे हैं, यह 1956 में जो एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था उससे बना था। इसके पहले कई रियासतों में और कई अलग अलग पार्ट्स मध्य प्रदेश में इंक्लूडेड थे, कुछ महाराष्ट्र का पार्ट था, कुछ कहीं और का पार्ट था, तो ऐसे 5 हिस्से थे। 5 हिस्सों को क्या बोला जाता था, महाकौशल रीजन, मध्य भारत रीजन, भोपाल रीजन, विंध्य प्रदेश रीजन एंड सिरोंज रीजन। अब ये मैंने क्यों बताया आपको रीजन, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि कई बार ये 4-5 रीजन्स यूज हो रहे हैं बार बार, और जो नए पढ़ते हैं, जो पुराने पढ़ के बैठे हुए हैं, तो उनको तो ऐसे ज्यादा ऐसा भयंकर या खतरनाक तो नहीं लगता होगा, लेकिन जो नए पढ़ते हैं बच्चे, तो उनको ऐसा ये सब 4-5 नाम ऐसे देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या है, ये कठिन सी चीजें क्या है। तो ये कुछ नहीं, पुराने मध्य प्रदेश के जो भाग थे उनका हिस्सा है, और इसलिए यहाँ डिस्कस किया गया है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू आज की बात तो है नहीं, ये कई सौ सालों से लिया जा रहा है। लैंड रेवेन्यू कई सौ सालों से भूमि कर राजा रजवाड़ों टाइम से लिया जा रहा है। तो जब रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ था उस टाइम से जो कर लिया जा रहा था, उनके बारे में भी तो डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा कि भैया उस टाइम भी दिया गया, या पुराने क्या कर थे, वसूले जा रहे थे, वो आज वैलिड है कि नहीं। तो उन सबको लीगलाइज फॉर्म या वैधीकरण करने के लिए उनके बारे में डिस्कशन जरूरी था, और इसीलिए इस एक्ट में और इस कोड में वो सारी चीजें मेंशन की गई हैं, तो उन्हीं रीजन्स के बारे में बात किया गया है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 5 रीजन्स वही हैं, पुराने मध्य प्रदेश के हिस्से हैं। नाउ टी, 2T में डिफाइन है रेंट्स।
ये आपको ध्यान कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो रेंट्स क्या बोलता है? रेंट्स मींस व्हाट एवर इज पेड और इज पेबल इन मनी और इन काइंड, है ना, दो बातें, मनी और इन काइंड, बाय ए लीजी टू हिज भूमि स्वामी ऑन अकाउंट ऑफ यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड हेल्ड बाय हिम फ्रॉम सच भूमि स्वामी। कोई भी व्यक्ति जो लीजी है भूमि स्वामी को, उसके अगर मान लीजिए मैं भूमि स्वामी हूं, मैंने अपनी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी है सतना में, मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को लीज में दे रखी है ना, तो वो व्यक्ति जो मुझे रेंट पे करेगा वह इसमें आएगी। दूसरी है बाय ए गवर्नमेंट लीजिंग टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लीजिंग मैंने आपको बताया है ना ऊपर डेफिनेशन में कि 181 सेक्शन 181 में जिस व्यक्ति को गवर्नमेंट के द्वारा लीज में लैंड दी जाती है वो गवर्नमेंट लीजिंग कहलाता है। तो ये दो जब व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति अगर जो रेंट पे करेंगे और जो पैसा में डिफाइन है, इसको मेंस के हिसाब से भी आप याद रख लीजिएगा, पूछ लेगा कि रेंट आप एक्सप्लेन करिए, 2 नंबर का प्रश्न बनेगा या 3 नंबर का, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर डिटेल में देखेंगे। रेवेन्यू ऑफिसर आपको याद रखना है, कितने रेवेन्यू ऑफिसर्स इसमें एमपीएलआरसी में अभी प्रेजेंट एक्ट कोड में कितने हैं? 19 है ना। ये 19 कब से चेंज हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, है ना। इससे रेवेन्यू ऑफिसर से आपको अपील के पूरे प्रश्न बन जाएंगे कि किसकी अपील किसको होगी। इसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर से ही किसी ने प्रश्न पूछा क्या? ओके ओके, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को? यस सर। ओके ओके, और स्क्रीन भी शो हो रही थी ना? यस सर, हो रही। ओके। तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या है? रेवेन्यू ऑफिसर, इसमें 19 रेवेन्यू ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है। ये रेवेन्यू ऑफिसर किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एमपी में, एमपी जो सिविल जज का एग्जाम होता है, इसमें जो 50% से और 50 का 40%, आप 40-50% प्रश्न मान लीजिए, इन्हीं रेवेन्यू ऑफिसर्स के अराउंड घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? या तो वह तहसीलदार की अथॉरिटी, सारे पावर, ये सारी चीजें पूछ लेंगे, कल मैंने आपको बताया था, या स्टेट गवर्नमेंट का पूछ लेंगे, या कलेक्टर का, एसडीओ का, और या पूछ लेंगे कि कौन कितनी पेनाल्टी इंपोज करता है। तो आपको रेवेन्यू ऑफिसर्स का जहां जहां, आप ये याद रखिए, जब भी आप पढ़िए, अभी 60 दिन 70 दिन का टाइम है, तो जहां भी जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स दिखेंगे और उनसे रिलेटेड कोई भी टर्म लिखा होगा, तो वो आप सारी चीजें एक बार उस हाईलाइट कर लीजिएगा, है ना, या लिख लीजिएगा, तो ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बारे में हम आगे देखेंगे ही। रेवेन्यू ईयर क्या है? मैंने बताया था कि ऑन सच डेट एज द स्टेट। जी जी, ओके ओके, स्क्रीन में देख, एक सेकंड। अभी जी सर, दिखा दीजिए अभी। ओके, तो हम रेवेन्यू ईयर हमने देखा था कि क्या होता है। आपको ये भी याद रखना है रेवेन्यू ईयर क्या है। तो रेवेन्यू ईयर मींस द ईयर कमेंसिंग ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में इन द केस ऑफ द स्पेशल लोकल एरिया बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि रेवेन्यू ईयर किस दिन से होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 2V में डिफाइंड है। इसके बाद 2V1 टॉक्स अबाउट सेक्टर। सेक्टर से समझ में आ रहा है, आपने कई सारे सेक्टर आप सॉन्ग सुनते होंगे, और इसके बाद नोएडा या पंजाब का आप डिस्कशन सुनते होंगे, तो इसमें सेक्टर्स की बात होती है। तो सेक्टर से समझ में आता है कि शहर, अर्बन एरिया, ठीक है। तो क्या बोलता है, ट्रैक्ट ऑफ इन एरिया फॉर्म इनटू अकाउंट और रिकॉग्नाइज्ड एज सेक्टर अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, है ना। तो इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, दो बातें याद रखनी है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पहला बनेगा कि सेक्टर किधर डिफाइन है, तो 2V1 में डिफाइन है। दूसरा प्रश्न बनेगा किधर होता है सेक्टर, या तो आप
अर्बन एरिया लिखा रहेगा, नॉन अर्बन एरिया लिखा रहेगा, या विलेज लिख देगा, या नन ऑफ द अबव लिख देगा। तो आपको अर्बन एरिया टिक लगाना है। 2 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ। दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 2v2 सर्विस लैंड। अब कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि गांव होता है, गांव में अब एक व्यक्ति होता है चौकीदार। अब चौकीदार तो नहीं बोलते हैं उसको, कोटवार बोलते हैं, है ना। तो कोटवार को स्टेट को एक लैंड दिया जाता है। लैंड किस लिए दिया जाता है? कि वो अपना रहे, वहीं उसमें खेती करे, जो भी करे। अब उस लैंड उसको प्रॉपर्टी दी जाती है तो उसको सर्विस लैंड बोलते हैं, और ये कोटवार को दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि पूरा सर्विस लैंड का और कोटवार का जो रेफरेंस में एक बड़ा क्वेश्चन बना देंगे और उसमें पूछेंगे, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो इसमें आप याद देखिए क्या है डेफिनेशन। मींस सच लैंड इन अ नॉन अर्बन एरिया, मैंने आपको बताया नॉन अर्बन एरिया, दैट मींस विलेज, विच इज गिवन टू अ कोटवार। किसको दी जा रही? कोटवार को दी जा रही, फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। आपको पर्पस भी याद रखना है, किस पर्पस के लिए दी जा रही है? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ पोस्ट, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब तक वह लैंड, ऐसा नहीं परमानेंट रख लिया, जब तक वह ड्यूटी करेगा, मतलब जब तक वो कोटवारी वाला काम करेगा तब तक उसके पास वह प्रॉपर्टी रहेगी, उसके बाद उससे ले ली जाएगी। तो आपको ये चीज याद रखनी है। नाउ 2W टॉक अबाउट सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर। इसमें आप बस देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एज सच है नहीं, है ना। नाउ सर्वे नंबर, सर्वे नंबर क्या होता है? मींस द नंबर असाइंड टू अ पोर्शन ऑफ लैंड फॉर्म इनटू और रिकॉग्नाइज्ड एज अ सर्वे नंबर अंडर दिस कोड एंड एंटर्ड इन द लैंड रिकॉर्ड। अब क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को एग्रीकल्चर लैंड है मान लीजिए, है ना, तो उसको एग्रीकल्चर लैंड को वो कर रहे हैं, नंबर देते हैं। अब ऐसा आप अपना रिकॉग्निशन कैसे करेंगे? कोई भी आप जाएंगे और बहुत बड़ा इलाका है, वहां कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है ना, तो ये सब पता करने के लिए उस पर्टिकुलर डायमेंशन करते हैं, डिमार्केशन करते हैं। डिमार्केशन के बाद प्रॉपर्टी को एक नंबर दे दिया जाता है और वह नंबर कहलाता है सर्वे नंबर। जैसे आप रोल नंबर आपका होता है, आप क्लास में मान लीजिए 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं तो सबका एक पर्टिकुलर नंबर होता है। क्रिकेट मैच में हर पर्टिकुलर प्लेयर के पीछे में जर्सी नंबर होता है, सो दैट रिकॉग्नाइज कर पाए, ठीक है। तो उसी तरह लैंड का एक सर्वे नंबर होता है और उसको खसरा नंबर भी बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कहां डिफाइन है? 2x में डिफाइन है। नाउ आगे बढ़ते हैं। 2z में क्या है? टेन्योर होल्डर की डेफिनेशन है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बस इंपॉर्टेंट है कि कहां डिफाइन दिया हुआ है, 2z में डिफाइन हुआ है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मींस पर्सन हु होल्ड्स लैंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो राज्य सरकार से के द्वारा भूमि होल्ड करता है, एंड हु इज और इज अ डीम टू बी भूमि स्वामी, और वह व्यक्ति या तो भूमि स्वामी है या भूमि स्वामी माना जाता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। तो टेन्योर होल्डर की डेफिनेशन 2z में डिफाइन है। कौन है वह व्यक्ति? आप अनम्यूट कर लीजिए किनका, आई थिंक, ठीक है। तो टेन्योर होल्डर मैंने बताया, टेन्योर होल्डर कौन होता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भूमि स्वामी होल्डिंग में दी जाती है तो उसको टेन्योर होल्डर बोलते हैं, और उस व्यक्ति का नाम क्या होता है? भूमि स्वामी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिम्बर ट्रीज, टिम्बर ट्रीज में आपको याद रख लेना है किधर डिफाइन है, 2z1 में। इसके बाद आपको कोई भी टिम्बर, ये इतनी सारी दी गई हैं, उनके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, इनको कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, आपको याद नहीं रखना, है ना, कि इनके नाम याद करने बैठे हैं और परेशान हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस उसका याद रख लीजिए किधर डिफाइन है, 2z1 में, ठीक है। नाउ टू कल्टीवेट पर्सनली, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मेंस के हिसाब से भी, प्रीलिम्स के हिसाब से भी। प्रीलिम्स में क्या पूछेगा कि किधर डिफाइन है, तो 2z2 में डिफाइन है, टू कल्टीवेट पर्सनली। मेंस में पूछेगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है और कब कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति पर्सनली कल्टीवेट कर रहा है या स्वयं से खेती कर रहा है। तो ये सारे जो ग्राउंड दिए गए हैं, तो ये ग्राउंड आपको याद रखने हैं। और इसमें क्या करते हैं, ये 3 ग्राउंड तो ये वाले डाल देते हैं, इसके बाद एक ग्राउंड को चेंज कर देंगे, या एक जो पॉइंट है उसको चेंज कर देंगे, या उसमें कुछ परिवर्तन कर देंगे। उसके बाद प्रीलिम से ही पूछ लेते हैं, फिर आपको टिक लगाना रहता है कि भैया कौन सा इसमें नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपको सारी चीज देखना है। तो इसमें हम देखते हैं पहला कि एनी पर्सन, ठीक है, जो कोई व्यक्ति ऑन अकाउंट बाय वंस ओन लेबर, खुद के द्वारा अगर कल्टीवेट करता है, मतलब अपने मेहनत के द्वारा, अपने लेबर के द्वारा, ठीक है, श्रम से। दूसरा है बाय द लेबर ऑफ एनी मेंबर ऑफ खुद, मतलब वंस फैमिली, मतलब खुद की फैमिली के द्वारा, अगर उनके फैमिली के मेंबर के द्वारा श्रम करके कल्टीवेट कर रहा है ना। इसके बाद जो तीसरा है बाय सर्वेंट ऑन वेजेस, मतलब जो सर्वेंट्स है वेजेस में पे, उनको पे कर रहे हैं कैश और काइंड, बट नॉट इन क्रॉप शेयर।
आपको याद रखना है क्रॉप शेयर में नहीं, लेकिन कैश और काइंड में। ये इससे स्पेसिफिकली प्रश्न बनता है कि कल्टीवेट पर्सनली में क्या वह व्यक्ति आता है जो अपने सर्वेंट के द्वारा क्रॉप शेयर के बदले में कल्टीवेट करवाता है, मतलब खेती करवाता है। तो इसमें आपको लगाना नहीं, अगर क्रॉप मतलब जो खेती है उसका कोई हिस्सा दिया जा रहा है तो वह मतलब पर्सनली कल्टीवेट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं माना जाएगा। बस उसमें दो ही बातें लिखी हैं, या तो कैश में रहे और काइंड में रहे, बट नॉट इन क्रॉप शेयर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब इसका आप हिंदी में देख लीजिए। ऐसी मजदूरी पर जो नकदी या वस्तु के रूप में दिए है, जो नकदी और वस्तु के रूप में दे है किंतु फसल के अंश के रूप में दे नहीं है ना। तो आपको याद रखना है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति यहां नहीं आएगा इस डेफिनेशन के अंदर में, या इस डेफिनेशन के पैरामीटर में नहीं आएगा। तो हमने तीन चीजें देख ली अभी तक। या तो वह खुद के द्वारा खेती कर रहा है, या अपने परिवारजनों के श्रम के द्वारा, या उसके परिवारजन खेती कर रहे हैं तो वह भी कल्टीवेट पर्सनली में आएगा, या सर्वेंट के द्वारा जिसको नकदी दी जा रही है या कोई वस्तु के रूप में खेती करवाई जा रही है, लेकिन जो फसल का अंश है उसके रूप में नहीं करवाया जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति। और चौथा है क्या है, बाय हायर्ड लेबर अंडर वंस पर्सनल सुपरविजन, मतलब खुद के निगरानी में जो काम करवाया जा रहा है, किसके द्वारा, हायर्ड लेबर के द्वारा, और बाय द सुपरविजन ऑफ एनी मेंबर ऑफ फैमिली, मतलब उस व्यक्ति की जो फैमिली मेंबर है उसके निगरानी में करवाया जा रहा है। तो ऐसे चार लोग हैं। अब ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं, बिल्कुल याद ही कर लीजिए, बहुत सिंपल है, रिवाइज करिएगा तो याद हो जाएगा ना। नाउ 2Z3 टॉक्स अबाउट अनऑक्यूपाइड लैंड। अब मैंने कल आपको बताया था कि क्या होता है कि कोई भी विलेज एरिया है, मान लीजिए गांव है, तो गांव में आप मान के चलिए दो तरीके के, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक जगह जहां लोग रहते हैं, एक जगह जहां लोग नहीं रहते हैं। अब जहां लोग रहते हैं तो उसको तो आबादी का नाम दे दिया गया, है ना, आबादी का नाम दे दिया गया। दूसरा जो जगह बची वो बची अनऑक्यूपाइड लैंड। अनऑक्यूपाइड लैंड मतलब क्या, कि उस जगह पे गांव में क्या क्या काम होते हैं, आप बिल्कुल कोई इसमें लोड नहीं लेना नहीं है। सिंपल समझिए, गांव में एक जगह होता है जहां पास फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकलते हैं, मतलब मिनरल्स निकलते हैं, वो चीज आ गई। दूसरी चीज होती है जहां पास जो गांव के मवेशी हैं वह चरने जाते हैं, वो दूसरी चीज आ गई। तो है, या कहीं पास मछली पकड़ने कुछ लोग जा रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो जहां तालाब हो रहे हैं, तो ये जो सारी जगह है ये आएंगे अनऑक्यूपाइड लैंड में। तो एक हो गया आबादी और दूसरा है अनऑक्यूपाइड, ये दोनों एक मिलके गांव को बनाते हैं। इसके बाद एक मैंने आपको बताया कि कोटवार को जमीन दी जाती है। कोटवार को कौन सी जमीन दी जाती है, कोटवार होता है गांव का चौकीदार, उसको भी जमीन कुछ देंगे भैया, वो कुछ खाए पिएगा, रहेगा, एग्रीकल्चर खेती करेगा। तो उस व्यक्ति को भी एक जमीन देते हैं, सर्विस लैंड। तो गांव में कौन सी जमीन हो गई, सर्विस लैंड हो गई, आबादी हो गई, अनऑक्यूपाइड लैंड हो गई। तो आपको ध्यान रखना। तो अब अनऑक्यूपाइड लैंड की डेफिनेशन आप समझिए क्या बोलता है, द लैंड अदर देन आबादी और सर्विस लैंड और द लैंड हेल्ड बाय द भूमि स्वामी और गवर्नमेंट लीजिंग। तो ये सारी प्रॉपर्टी हटा के जो भी लैंड बच रही है वह अनऑक्यूपाइड लैंड कहलाती है ना। सिंपल चीज कहां डिफाइन है, 2Z3 में डिफाइन। नाउ 2Z4 इट टॉक्स अबाउट अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में कुछ भी ध्यान नहीं देना है, बस आपको ध्यान देना है कि किधर इसकी डेफिनेशन है। कल किसी ने प्रश्न पूछा था, आई थिंक मेघा ने पूछा था कि अर्बन एरिया क्या होता है। तो अर्बन एरिया मींस द एरिया फॉर द टाइम बीइंग इंक्लूडेड विद इन द लिमिट्स ऑफ एनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट्स में जो भी पर्टिकुलर एरिया आता है वह, और एनी म्युनिसिपालिटी, ठीक है, और म्युनिसिपालिटी के उसमें आता है, एरिया में आता है, और नोटिफाइड एरिया कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू म्युनिसिपालिटीज। ठीक है, तो घूम फिर के जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में एरिया आता है वह अर्बन एरिया कहलाता है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नॉन अर्बन एरिया भी बताया गया है कि इन सबको छोड़ के जो भी एरिया कहलाएगा नॉन अर्बन एरिया कहलाएगा विलेज में। इसके बाद 2Z5 टॉक्स अबाउट विलेज। अब देखिए यहां पास हमने क्या क्या देख लिया, Z1, Z2, Z3, Z4। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, अभी हम पढ़ रहे हैं तो चीजें सिंपल लग रही है क्योंकि सामने देख रहे हैं, सामने डायरेक्ट लिखा हुआ है। एग्जाम में पूछता है, कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल होते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन चीजों को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार ऐसा पढ़ने से नहीं होगा, इसको देखना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है तो कई लोग बार बार मतलब पढ़े भी होंगे आप लोग, तब भी भूल जाते हैं। तो इसको रिवाइज, ऐसा नहीं है कि आपने पहले पढ़ रखा है तो आप इसको रिवाइज नहीं करिए, रिवाइज करते रहिए याद करने के लिए। विलेज भी सेम चीज है, ऐसा ही विलेज में ऐसा कोई डेफिनेशन में ऐसा है नहीं, बस आप इसका नंबर याद रख लीजिए किधर डिफाइन है, 2Z5 में डिफाइन है। नाउ मूविंग फर्दर चैप्टर 2। ठीक है, यहां बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टार्ट होगा। इससे पहले मैं आप लोग को पूछ लेना चाहता हूं, कोई डाउट है, कुछ ऐसा रहे तो आप बता दीजिए। डेफिनेशन क्लॉज हमारा किसी को अभी तक कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़े।
नो सर। ओके राइट, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है? सबसे ऊंची इकाई। एमपीएलआरसी की जो सबसे ऊंची इकाई मतलब मान लीजिए जो भी कोई अथॉरिटी है, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वह है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। यहीं से सारी चीजें रेगुलेट हो रही हैं। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है ग्वालियर में। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, 1 सेकेंड, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हाँ, सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसमें क्या है? देयर शेल बी अ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर द मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। अब इसमें कितने लोग होंगे? एक प्रेसिडेंट होगा और 2 और मोर अदर मेंबर्स होंगे। तो यहाँ एक प्रीलिम्स का प्रश्न बनता है कि कौन लोग होंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में? तो एक प्रेसिडेंट है प्लस 2 और मोर, तो 1 + 2 और मोर, यहाँ आप लिख लीजिए प्रेसिडेंट प्लस 2 और मोर लिख लीजिए। यही प्रश्न बोलता है, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर पूछ लिया कि कितने लोग हैं, ठीक है, तो कैसा प्रश्न पूछेगा कि कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रेसिडेंट और 2 ओनली और 1 ओनली, ठीक है, तो ऐसा, और 2 और अदर मोर मेंबर्स लिख देगा। तो आपको ऐसा प्रश्न पूछता है प्रीलिम्स में, तो ये चीजें याद रखनी है कि कितने लोग होंगे। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां बनता है वह बनता है इसका प्रिंसिपल सीट कहां है। तो प्रिंसिपल सीट इसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं, इसमें लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो नोटिफाई करेगा। किधर लिखा हुआ है? सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 बोलता है प्रिंसिपल सीट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। तो इसका आपको याद रखना है, इसके बगल में आप लिख लीजिए ग्वालियर, ग्वालियर में है ना, और एनी अदर प्लेस एज नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। नाउ इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 क्या बोलता है? कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड। अब यहां कई बार लोगों को प्रश्न आता है कि क्या ये ऐसे सेक्शंस भी पूछते हैं क्या एग्जाम में, कि डायरेक्ट पूछ लिया कि भैया सेक्शन ये कहां लिखा है, वो कंडीशन ऑफ सर्विस मेंबर ऑफ बोर्ड। जैसे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जब संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मैनर कहां दिया हुआ है, या वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज कहां दी हुई है, या वेकेशन का, तो वहां पूछ सकता है। लेकिन यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पूछने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। बस इसमें 2 प्रश्न मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से क्या रिलेटेड वो पूछेगा। इसके बाद जो ऐसे सारे सेक्शंस आपको देखने नहीं है, हेडिंग आप बस देख लीजिए। बहुत रेयरली ही पूछने के ऐसे चांसेस रहते हैं कि सेक्शंस पूछे, है ना। तो क्या क्या कंडीशंस है वो आप नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, उसका आपको कोई काम नहीं है। ये सारा काम पटवारी का होगा कि भैया क्या काम करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, क्या काम है, ये सारी चीजें आपको सीजे के एग्जाम के हिसाब से आपको वो याद रखना है कि उनके क्या अथॉरिटीज है, अपील के प्रोविजन क्या है, और उनका जो अपॉइंटमेंट कंडीशंस क्या है, वो सारी चीजें देखनी है ना। तो अब एलिजिबिलिटी देखिए कि जो मेंबर होगा उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ बोर्ड अनलेस, 2 कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन, ही इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है। दूसरा पॉइंट है, हैज बीन अ रेवेन्यू ऑफिसर एंड हैज हैड फॉर एटलीस्ट 5 years। तो यहाँ आप हाईलाइट कर लीजिए ये दोनों पॉइंट कि एक तो हाई कोर्ट का जज नियुक्त होने के लायक होना चाहिए, मतलब एलिजिबल होना चाहिए। दूसरी चीज, रेवेन्यू ऑफिसर रहा हो और 5 साल तक, ठीक है, मतलब 5 साल से कम नहीं, एज एन ऑफिसर नॉट लोअर द रैंक ऑफ दैट एज ऑफ कलेक्टर, मतलब कलेक्टर से कम रैंक का कोई जो रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट रही हो उसको होल्ड किया हो, 5 साल से कम नहीं किया हो, 5 साल से ज्यादा किया हो, है ना। तो ये 2 पॉइंट आपको देखना है। ये किसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन? ये है मेंबर, जो बोर्ड का मेंबर है उसके लिए। तो ये यहाँ एक प्रश्न बन रहा है। तो हमने 3 प्रश्न यहाँ देख लिए। पहला प्रश्न देख लिया कि कितने मेंबर होंगे, तो एक प्रेसिडेंट होगा और 2 और मोर मेंबर होंगे। दूसरा प्रश्न हमने देखा कि प्रिंसिपल सीट कहां होगी। तो प्रिंसिपल सीट बताया कि जहां स्टेट नोटिफाई करेगा, और स्टेट नोटिफाई करेगा, और हमने ये भी हमें मालूम है कहां है, ग्वालियर में। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा कि अपॉइंटमेंट के लिए क्या कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। तो एलिजिबिलिटी की कंडीशन बताएं कि पहला कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए होना चाहिए, मतलब एलिजिबल होना चाहिए। दूसरी चीज हमने देखी कि कलेक्टर से कम रैंक का कोई भी अधिकारी नहीं, मतलब अधिकारी पद में ना रहा हो, कब तक, 5 साल, मतलब उससे कम 5 साल से कम तक ना रहा हो। तो ये चीज देखिए। इसके बाद सैलरी एंड अलाउंसेस ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है सच का, बिल्कुल भी, क्योंकि प्रोसीजरल ये सारी चीजें बहुत प्रोसीजरल एस्पेक्ट ये नहीं पूछेगा। इसके बाद ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोर्ड का सेक्शन आप याद रख लीजिए कहां है, ज्यूरिसडिक्शन किधर डिफाइन है, वह सेक्शन 7 में डिफाइन है। तो अब हम देखते हैं, द बोर्ड शैल एक्सरसाइज द पावर्स एंड डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड अपॉन इट बाय
or under this code or such other functions as have been conferred or may be conferred by or under any enactment upon it or as may be specified by the notification by the state government। मतलब इसका jurisdiction उन सारे places में और उन सारे एरिया में रहेगा जहां स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे किस इस रिगार्ड में। ठीक है, तो इसमें कुछ भी वो नहीं लगाना, दिमाग में लगाना। ज्यूरिसडिक्शन कहां है? सेक्शन 7 में डिफाइन है। नाउ सेक्शन 8 इट टॉक्स अबाउट पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ऑफ बोर्ड। पावर ऑफ, तो इसमें भी आपको सेक्शन याद रखना है क्या, है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि द बोर्ड शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर्स सब्जेक्ट टू इट्स अपीलेट और रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन हैव सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल अथॉरिटीज। ऑल अथॉरिटीज यहां लिखा हुआ है। और अथॉरिटीज कौन सी हैं? जो भी रेवेन्यू अथॉरिटीज हम डिस्कस करेंगे, 19 रेवेन्यू अथॉरिटी हैं, उन सब के ऊपर एक हायर अथॉरिटी, वह हायर अथॉरिटी क्या है? बोर्ड है। वही बोलना चाह रहा है सेक्शन 8। तो आपको यह याद रखना है कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक सबसे ऊंची इकाई है, वह यही है। सेक्शन 8 में ही मेंशन है कि भैया सबसे ऊंची इकाई बोर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सेक्शन 9 आप स्किप कर दीजिए क्योंकि प्रोसीजरल बात है कि एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बाय सिंगल मेंबर और बेंचेस, ये आपको याद नहीं रखना, है ना। यहाँ ये मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। नाउ हम चैप्टर 3 में आते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स, देयर क्लासेस एंड पावर्स। सेक्शन 11 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्शन है, इसको हम देखते हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। यहां आप देखिए, देखिए तो इसमें देखिए अलग अलग डिवीजन बना के हाईलाइट हुआ कि इसमें कितने हो रहे हैं? 3 कमिश्नर आ रहे हैं, एक पीआरसी हो गया, प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर हो गया। अभी प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर सबसे जो हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफिसर है वह कहलाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसके बाद है कमिश्नर, ठीक है, अपील टू कमिश्नर हो गया। उसके बाद है एडिशनल कमिश्नर। तो इन चीज आपको अगर मान लीजिए याद रखना है, ये किस लिए याद रखना होगा? मेंस के हिसाब से। मेंस के हिसाब से अगर कभी पूछ लिया कि रेवेन्यू ऑफिसर्स के कौन कौन से हैं एमपीएलआरसी में, तो उनको आप मेंशन करिए, क्योंकि इसमें रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, 2018 में अमेंडमेंट हुआ है बहुत बड़ा, बहुत सारी चीजें, अथॉरिटी चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगर कभी पूछ लिया कि रेवेन्यू ऑफिसर क्या क्या है, तो आपको याद रखने के लिए सहजता होगी कि आप इस तरह इनको ग्रुपिंग कर दीजिए कि कलेक्टर, जितने भी कलेक्टर हैं उनको आप एक साथ कर लीजिए। उसी सीक्वेंस में आप सीक्वेंस मत चेंज करिएगा कि आपने एसडीओ को उठा के कमिश्नर के ऊपर रख लिया या कलेक्टर को एसडीओ के नीचे रख दिया, तहसीलदार के नीचे रख दीजिएगा। लेकिन ग्रुपिंग आप सिंपल जैसा बैरक में लिखी हुई है उस तरह आप उनको हाईलाइट कर लीजिए, एक ब्रैकेट बना लीजिए। तो पहले आप देखिए प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर, कमिश्नर है, कमिश्नर, इन 3 की ग्रुपिंग कर लीजिए। इसके बाद सीएलआर है, कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड एडिशनल सीएलआर है। ठीक है, एडिशनल कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड। इसके बाद कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। अब आप बोलेंगे कि डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर को क्यों कलेक्टर के साथ रख लिया गया? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर भी कलेक्टर ही है ये, लेकिन जब सर्वे का काम करता है, कल मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि कलेक्टर जो है, कलेक्टर ही डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर होता है। जैसा आप बोलते हैं कि ना कि गंगाधरी शक्तिमान है, वैसा ही सेम चीजें, कलेक्टर ही डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर है। लेकिन जब यह लैंड सर्वे का काम करता है कलेक्टर, तो उसको डेजिग्नेशन दे दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर का। तो ये एक ही साथ इनका ग्रुपिंग कर लीजिए। इसके बाद आता है सब डिविजनल ऑफिसर और डिप्टी सर्वे ऑफिसर। ये दोनों भी एक ही व्यक्ति हैं, तो इनको भी आप एक साथ ग्रुपिंग कर लीजिए, है ना, ब्रैकेट लगा लीजिए किनारे पर इनके बगल। इसके बाद क्योंकि ये सारी चीजें आपको कब काम आएंगी, अभी जब हम अपील के प्रोविजन पढ़ेंगे, मैं साथ ही साथ आप भी बता देता हूं कि किसकी अपील किसको होगी, तो आप चीजें देखते जाइए। इसके बाद असिस्टेंट कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, इन तीनों की ग्रुपिंग आप एक साथ कर लीजिए, है ना। इसके बाद ये जो 14 से लेकर 19 तक, मतलब तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर, एसएलआर, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट एसएलआर, इनको आप एक साथ, है ना। यहां हम देखते हैं अपील का प्रोविजन वैसे आगे आएगा, चैप्टर 5 में आएगा, लेकिन मैं यहां आपको बता देता हूं क्योंकि इसमें जो आप में से मोस्टली लोगों ने पढ़ा होगा कि किसकी अपील किसको होती है, तो ये याद रखने का सबसे बेटर तरीका है कि पहले आप देखिए एसडीओ है, 2 ऑफिसर हैं, सब डिविजनल ऑफिसर 9 नंबर पे देखिए एसडीओ लिखा हुआ है और 10 नंबर पे डिप्टी सर्वे ऑफिसर लिखा हुआ है। तो इन दोनों की अपील जो होगी, फर्स्ट अपील होगी, इनसे मतलब नीचे वालों की, इनसे नीचे कौन कौन होंगे, ये जितने भी सारे दिए हुए हैं, इनसे नीचे अथॉरिटीज हैं रैंक में,
तो इनसे नीचे वाली जितनी भी अथॉरिटी होंगी उनकी अपील इन्हीं को होगी। मतलब सब डिविजनल ऑफिसर से जितने भी नीचे होंगे उनकी अपील सब डिविजनल ऑफिसर को होगी, और डिप्टी सर्वे ऑफिसर से जितने भी नीचे वाले होंगे उनकी अपील होगी डिप्टी सर्वे ऑफिसर को। लेकिन एसडीओ की अपील किसको होगी? एसडीओ की फर्स्ट अपील होगी, यहां लिखा हुआ है बगल में आप देखिए, कलेक्टर को होगी। और डिप्टी ऑफिसर की फर्स्ट अपील होगी डीएसओ को। डीएसओ दैट मींस डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। अब आपको मैंने एक चीज और ऑलरेडी बता दी कि कलेक्टर एक ही होते हैं, तो आपको बस अथॉरिटी का नाम याद रखना है कि डिप्टी सर्वे ऑफिसर की अपील होगी, फर्स्ट अपील होगी डीएसओ को, और सब डिविजनल ऑफिसर की अपील होगी, फर्स्ट अपील होगी कलेक्टर को, और इन दोनों से नीचे वालों की होगी, इनको होगी। तो ये हो गया फर्स्ट अपील का। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, इनकी अपील किनको होगी? तो इनकी अपील आप बाजू में देख रहे होंगे, इनकी अपील होगी कमिश्नर को, है ना। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। मेरी कोई एक जन बता दे, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको, या और किसी कंफ्यूजन हो तो वो भी बता दे मुझे। सर दिख रही है। हाँ, तो आप देखिए, हमने फर्स्ट अपील किसकी डिस्कस की? अभी हमने एसडीओ और डिप्टी सर्वे ऑफिसर की फर्स्ट अपील डिस्कस कर ली है। अब हम इनकी ये जहां अपील कर रहे हैं, ये किनको अपील कर रहे थे? ये अपील कर रहे थे कलेक्टर को और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर को। अब उनकी अपील किसको होगी? तो यहां देखिए, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, इनकी अपील हो रही है कमिश्नर को। ये बाजू में आप देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ जो राइट में कमेंट बॉक्स है, इसमें इधर लिखा हुआ है, इनकी अपील इनको होगी। अब इसके बाद यहां देखते हैं कि असिस्टेंट कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर, इनकी अपील किनको हो रही है? इनकी अपील हो रही है कलेक्टर को। तो यहां हमने क्या क्या देखा, किनकी अपील कलेक्टर को हो रही है। एसडीओ की अपील कलेक्टर को हो रही है, डिप्टी सर्वे ऑफिसर की अपील डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर को हो रही है, असिस्टेंट कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर की अपील हो रही है कलेक्टर को। ये जो तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार 14 से लेकर इनकी अपील एसडीओ को, क्योंकि वो था। अब इसके बाद जो कमिश्नर है, कमिश्नर की अपील किसको होगी? बोर्ड को। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना बस। और इसके बाद हम नाउ आगे देखते हैं सेकंड के अपील के प्रोविजन। तो सेकंड अपील में एक अंतर है। क्या अंतर है? यहां पास एसडीओ, सर्वे ऑफिसर, कलेक्टर और डीएसओ, इन सबकी अपील कमिश्नर को हो रही है। बहुत सिंपल कर दिया गया है, मतलब ऐसा नहीं कि कंफ्यूजिंग। फर्स्ट अपील थोड़ी कंफ्यूजिंग रखती है, लेकिन यहां पास सबकी अपील कमिश्नर को कर दी गई है और कमिश्नर की अपील बोर्ड को कर दी गई है। बस ये याद रखना है। इसके बाद हम डिटेल में अपील के प्रोविजन अभी जब हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे वहां देखेंगे। यहां मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आपको एक दिमाग में हायरार्की जोन की है रेवेन्यू ऑफिसर की, वो आपको पता रहे। चलिए हम वहीं वापस चलते हैं, देखते हैं। तो रेवेन्यू ऑफिसर मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से हैं और इनकी किनकी अपील किसको होगी। और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, और आप एक बार पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है आप खुद से एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मैंने ये ड्रॉ किया अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और आपको जिस हिसाब से बेटर समझा सकता हूं। लेकिन अगर आप खुद ही ड्रॉ करेंगे, एक अपने हिसाब से चार्ट मैप बना लेंगे या कुछ भी बना लेंगे, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये आप काम कर लीजिएगा एक बार, है ना। नाउ आगे देखते हैं, कंट्रोल ओवर रेवेन्यू ऑफिसर, सेक्शन 12। तो क्या होता है, जितने भी सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, कौन नियुक्ति कर रहा था इनकी? स्टेट गवर्नमेंट कर रहा था। अब जब एक सेकेंड, हाँ हिमानी बोलिए। हिमानी, आपने हैंड रेज किया है। हिमानी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसके बाद कंट्रोल ओवर रेवेन्यू ऑफिसर। तो सारे जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं किसके सबऑर्डिनेट होंगे? स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। और आगे बढ़ते हैं, ऑल रेवेन्यू ऑफिसर इन डिवीजन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द कमिश्नर। डिवीजन में मतलब संभाग में, संभागीय क्षेत्र में किसके अंडर में होंगे? कमिश्नर के उसमें होंगे। तो आप समझिए, जब आप मध्य प्रदेश को एक दिमाग में रखते हैं कि आपका क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश पूरा एक राज्य है, तो राज्य में सारे रेवेन्यू ऑफिसर किसके अंदर में आ गए? पूरे स्टेट गवर्नमेंट के, क्योंकि राज्य तो बहुत बड़ी यूनिट है, तो राज्य सरकार के अंडर में आ गए। अब उसको और छोटा करिए, आप आइए संभाग में। संभाग में जब आए, रीवा संभाग में आ गए, संभाग में किसके अंडर में हो जाएंगे? छोटा सा एक संभाग है, तो संभाग में कमिश्नर हेड होता है, तो कमिश्नर के अंडर में रेवेन्यू ऑफिसर हो गए, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं, अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने अगर अलग से कुछ ऐसा बोला नहीं है, और रेवेन्यू ऑफिसर इन डिस्ट्रिक्ट शैल बी सबऑर्डिनेट टू कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर होंगे कलेक्टर को होंगे, कलेक्टर के सबऑर्डिनेट होंगे। तो यहां आप देखिए, जब हम राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य में सारे
जितने भी वो होंगे रेवेन्यू ऑफिसर सब राज्य सरकार के अधीन होंगे, अधिपत्य होंगे। इसके बाद जब हम संभाग में देख रहे हैं, डिवीजन में देख रहे हैं, तो सब कमिश्नर के अंडर में आ रहे हैं सारे रेवेन्यू ऑफिसर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देख रहे हैं। तो ये प्रश्न बनते हैं इससे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट पावर टू अल्टर, क्रिएट, अबॉलिश और डिवीजन डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन एंड तहसील। ये चीज भी आपको प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन से जितने भी सेक्शंस पढ़ रहे हैं, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि कौन से सेक्शन में क्या दिया हुआ है, तो ये आपको देखना है, ध्यान रखना है। अब ये कई बार आपने देखा होगा कि संभाग के क्षेत्र बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, नई जिले बनते रहते हैं, नई तहसीलें बनती रहती हैं, 2 जिले मिला के 1 जिला बना देते हैं, 1 जिले को तोड़ के 2 जिले बना देते हैं। ये सारी चीजें, ये प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया आप जानते हैं कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या पावर है? ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 13 में। तो स्टेट, आप देखिए सेक्शन 13 में क्या लिखा है? स्टेट गवर्नमेंट में क्रिएट डिविजन्स, मतलब संभाग बना सकता है, कंप्राइजिंग ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट एज इट में डीम फ्री एंड में एबॉलिश और अल्टर द लिमिट्स ऑफ सच डिविजन्स। मतलब मान लीजिए सतना कहां आता है? सतना आता है रीवा संभाग में, इसको अलग करके किसी दूसरे संभाग में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 13 में लिखा हुआ है। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन और तहसील एंड में क्रिएट न्यू, एबॉलिश और डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन और तहसील। मतलब वो है सेम चीज, सेम प्रक्रिया शहरों के साथ भी, डिस्ट्रिक्ट जिलों के साथ भी कर सकते हैं, है ना। तो इसमें कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आपको याद रखना है कि किसके पास पावर है। राज्य सरकार के पास पावर है, ये चीज, है ना। नाउ सेक्शन 13A, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। किस लिए? प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये अभी जो 2018 का अमेंडमेंट हुआ था, उसमें एक नई जो अथॉरिटी है रेवेन्यू ऑफिसर, उसको जोड़ा गया था। तो बस आपको इसमें ये याद रखना है कि प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर में हो रहा है। तो सेक्शन 13A के अंडर में हो रहा है ना। इसके बाद आपको यहाँ कुछ भी नहीं देखना है। मतलब कभी प्रश्न, मतलब अभी तक तो नहीं पूछा है कि किस पर्टिकुलर अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट किस सेक्शन के अंडर में हो रहा है, या उनकी पावर कहाँ दी गई है, या कहाँ अपॉइंट होने की करने की पावर दी गई है। तो कहीं भी पूछा नहीं, तो आपको ये कुछ भी नहीं देखना है। सबको आपको बस एक मोटे रूप से एक ही चीज याद रखनी है कि सबका अपॉइंटमेंट राज्य सरकार करेगा। कहीं भी प्रश्न पूछे कि तहसीलदार की नियुक्ति कौन कर रहा है, या प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर की नियुक्ति कौन कर रहा है, या पर्टिकुलर कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, स्टेट गवर्नमेंट। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। 13A इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 2018 में अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया था। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे अपॉइंटमेंट है, आप बस देखते रहिएगा। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा। सेक्शन 16 इंपॉर्टेंट है। यहां बस क्या इंपॉर्टेंट है कि पावर टू अपॉइंट कलेक्टर, कि कलेक्टर का अपॉइंटमेंट कहां हो रहा है। तो आप सेक्शन 16 याद रख लीजिए, है ना। इससे पहले हमने कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट बताया? सेक्शन 13 है। 13A के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट बताया? सेक्शन 16। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट सेक्शन 22 में, क्योंकि यहाँ एसडीओ की नियुक्ति हो रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, इससे कई प्रश्न बनते हैं। इसलिए इसकी जो नियुक्ति है कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट ही करता है, लेकिन डायरेक्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट है कि एसडीओ की नियुक्ति किस सेक्शन के तहत हो रही है। तो 22 के तहत हो रही है ना। इसके बाद सेक्शन 23 देखिए, सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। तो क्या बोलता है? अनलेस द कलेक्टर, आप याद रखिए, अनलेस द कलेक्टर अदरवाइज डायरेक्ट एवरी रेवेन्यू ऑफिसर इन अ सब डिवीजन शैल बी सबऑर्डिनेट टू सब डिविजनल ऑफिसर, और नायब तहसीलदार इन अ तहसील शैल बी सबऑर्डिनेट टू तहसीलदार। ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है, पूछेगा कि रेवेन्यू ऑफिसर इन अ सब डिवीजन किसके सबऑर्डिनेट है। तो आपको याद रखना है एसडीओ के सबऑर्डिनेट है। एंड नायब तहसीलदार जो तहसील का किसके सबऑर्डिनेट है? तहसीलदार के सबऑर्डिनेट है, प्रोवाइडेड कलेक्टर ने अलग से कुछ स्पेसिफाई या नोटिफाई नहीं किया हो, है ना। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद वही ऐसा ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये एग्जाम्पल्स है। इसके बाद चैप्टर 4 है, ये हम कल स्टार्ट करते हैं, बेटर रहेगा, क्योंकि आप भी फिर कंफ्यूजन हो जाएगा और ज्यादा टाइम भी वैसे हो गया है। तो यहां से कल स्टार्ट करेंगे, और किसी को कोई डाउट हो तो आप बता दें। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है क्या? अभिलाषा, मेघा, सर जो आपने सेकेंड अपील वाला बताया था वो एक बार और बता दीजिए, जो सबकी मतलब किन किन की अपील कमिश्नर को लाई करेगी सेकेंड अपील पे। जी मैम, वो मैं अभिलाषा, मैं आपको कल वो सारी चीजें बता दूंगा डिस्कस में। चैप्टर हम जब 5 डील करेंगे ना, तो वो सारी चीजें हम स्पेसिफिकली डील करेंगे कि उन किस ग्राउंड पे अपील होगी और किन किन को होगी। और आज मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा की बात नहीं है। देखिए
एसडीओ हमने क्या देखा था कि फर्स्ट अपील जब हमने देखी थी कि एसडीओ और डिप्टी, ये आपको ये दिख रहे हैं क्या जो लिखे हुए काफी छोटे? रुकिए मैं एक सेकंड इनको इनलार्ज कर देता हूं, 1 सेकंड। अब आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं स्क्रीन में? ना बोल दीजिए आप एक बार। यस सर। हाँ, तो एसडीओ जो है, सेकेंड अपील यहां हम देख रहे हैं, एसडीओ जो है और डिप्टी सर्वे ऑफिसर, इनकी जो फर्स्ट अपील थी, फर्स्ट अपील है ना, ये किसको हो रही थी? कलेक्टर को हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहां जब सेकेंड अपील की बात आती है, सेकेंड अपील की बात होती है, तो एसडीओ, डिप्टी सर्वे ऑफिसर, कलेक्टर और डीएसओ, इन सबकी अपील कमिश्नर को होगी। ये याद रखना, बस ये अंतर है ना। आपको आई थिंक इसी में कंफ्यूजन हुआ होगा कि सेकेंड अपील में इनकी फर्स्ट अपील जो हो रही थी कलेक्टर को हो रही थी, लेकिन सेकेंड अपील में इन सबकी अपील कमिश्नर को होगी। और कलेक्टर की और कलेक्टर एंड डीएसओ की जो फर्स्ट अपील हो रही थी वो ऑलरेडी कमिश्नर को ही हो रही थी, और सेकेंड अपील भी इनकी कमिश्नर को होगी। लेकिन जो मेजर चेंज हुआ है एसडीओ एंड डिप्टी सर्वे ऑफिसर में हुआ, ये आपको याद रखना है ना। ओके सर। बाकी हम और कुछ भी डाउट है क्या इसमें? कल हम इसको इस चैप्टर को, चैप्टर जो 5 है ना, कल हम वो देखेंगे ये आराम से। अभी हम आज इसलिए हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि अथॉरिटीज सारी सामने आई थी, तो वो एक बार बताना जरूरी बनता है ना। कल इसको हम डिटेल में देखेंगे, है ना। और एक और चीज पॉइंट बच रहा था, ये जो सामने चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट हम सारी जो सेक्शंस तो आराम से पढ़ेंगे ही, लेकिन आज का चार्ट, कल हमने तहसीलदार के बारे में सारी पावर्स बताई थी कि तहसीलदार की कौन कौन से सेक्शंस आपको इंपॉर्टेंट है। आज स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स है ना। तो देखिए सेक्शन 12 में हमने क्या देखा, ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स को याद रखना है, किधर लिखा हुआ है? सेक्शन 12 में लिखा हुआ है, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 13 में क्या लिखा हुआ है? स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट डिवाइड ऑल्टर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन, ये हमने अभी देखा, आज ही देखा, है ना। तो ये भी आपको सेक्शन याद रखना है, और किसकी पावर है याद रखना है। कई बार प्रश्न पूछता है कि कौन कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। सेक्शन 13A में हमने क्या देखा? अपॉइंटमेंट ऑफ पीआरसी, प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 में ये अमेंड होकर बना है। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ सीएलआर, ये कहां है? सेक्शन 62 में, ये भी नई अथॉरिटी है। इसकी अपॉइंटमेंट कहां, नियुक्ति हो रही? सेक्शन 62 में। कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं। इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो सेक्शन 77 है। इसमें क्या होता है? जो लैंड सर्वे के रिगार्डिंग कोई भी रूल्स बनाने की पावर है, रूल मेकिंग पावर है, किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। वैसे आज के नोट्स भी भेज ही दूंगा, तो आप ये चीजें याद रखिए कि ये अथॉरिटीज हमें याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि डेली डेली आप देखेंगे, कल जैसे तहसीलदार को देखा, कल फिर आगे हम दूसरी अथॉरिटीज को देखेंगे, और जब देखते जाएंगे और साथ ही साथ हम पढ़ते जाएंगे तो आपके दिमाग में बैठते जाएगा ना। और आज का लेक्चर ये है, और किसी डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।